ये नहीं था कि आईएएस बनना है। हाँ, सपना ये था कि आईएएस के जरिए कुछ करना है। आईएएस आपके लिए सपना नहीं हो सकता। आईएएस बन के आप क्या करना चाहते हैं वो आपका सपना होता है। देखिए, एक होता है कि पद के रूप में आप क्या कर सकते हैं, वो पद आपको इतना शक्ति देता है बहुत काम करने के लिए, पर उससे कई बार आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप में, निजी रूप में आपने कुछ नहीं किया। तो वो आए और उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने बोला कि ये तो यहाँ से 2 बच्चे ले जाना तो नाइंसाफी होगा, और भी मिलेंगे नहीं टैलेंट हमें एकेडमी यही खोलना। अरे वाह, फोन अगर उठाएंगे सर 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 सर, दिल्ली नहीं सिखाया देश को सर 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 के अलावा तो आप समझ में नहीं आता आपने बात क्या किया है, सिर्फ सर ही सुनते। एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया ट्विटर पे या किसी में कि आप फेलियर हो, 1 नंबर का फेलियर था आईएएस में। अच्छे रोज राजा आके कुछ दिए, हमने 2 हाथ में लिए, पूरे राजा ने आपका हाथ काट दिया तो भी हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबकी संपत्ति जब्त करके उसको फिर से बांट देगी, उसका पुनर्वितरण करेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बेबाक और ख़ास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में आज स्टूडियो में हैं। ख़ास इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जिसको लेकर वो तो खुश हैं, लेकिन बहुत से लोग नाराज़ हैं। जो नाराज़ हैं वो बता नहीं पा रहे हैं और जो बता रहे हैं वो रीज़न नहीं है। तो कारण क्या है, हम उन्हीं से पूछेंगे। हमारे स्टूडियो में हैं कनन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सिविल सर्वेंट के तौर पर आपने 12 साल सेवाएँ, रिकॉर्ड पर 7 साल सेवाएँ की हैं, बाकी 5 साल की सेवा इसलिए क्योंकि सेवा से निवृत्त होना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे हैं तकनीकी दृष्टि से। और इन सब बातचीत में जो आपसे करेंगे, क्योंकि उन सब विषयों पर जिन पर आपने अपनी विभाग राय रखी है उनसे आप बहुत करीबी तौर पर जुड़े हैं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर संदीप पांडे जी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। वैसे तो इंजीनियरिंग में आपका एक क्षेत्र में एक बड़ा दखल है, न केवल एक प्रोफेसर के नाते बल्कि प्रोफिशिएंसी में स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत। कनन जी, तो जो तमाम जो लोगों का सपना है वो आपने हासिल किया, 7 साल में मन क्यों भरा? नहीं, देखिए, सपना ये नहीं था कि आईएएस बनना है। हाँ, सपना ये था कि आईएएस के जरिए कुछ करना है। अच्छा, मूल सपना ये था, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन जब पद पे आते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपका था। नहीं, वो वैसे ही था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत आईएएस की प्रिपरेशन में लग गए, और फिर ऐसा नहीं था। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, मोटरोला, नोएडा में ही, और फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर्स करके वहाँ पे एक झुग्गी था, वहाँ पे हम हर दिन रह के बच्चों को पढ़ाते थे शाम को अपनी नौकरी करने के बाद। वहीं मैं अपनी वाइफ, जो अभी वाइफ है, उनसे भी मिला, वो हरियाणा से है, उनको भी वहीं पे मिला, और हम अपनी प्राइवेट नौकरी कर रहे और साथ साथ बच्चों को पढ़ाते थे, सैटरडे संडे को भी पढ़ाते थे। फिर उनका उसमें आया कि ये दोनों ही बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे जो कूड़ा बनने के लिए आते हैं, आज नोएडा आ रहा है, अगला दिन गाजियाबाद से चले जा रहे हैं, कल गुड़गांव जा रहे हैं, तो भाई दीदी भैया फूल ले लो, जो बच्चे आते हैं ऐसे, तो वो स्कूल नहीं जाते, वो यही काम करते हैं, तो हम उनको पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। जो सवाल, अगर आप जो मेहनत करते हैं कुछ बदलने का, तो आपको सिस्टम के अंदर जाके करना चाहिए। वो हाथ जो है ना साफ रख के आप नहीं कर सकते, अंदर जाके आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन किया यूपीएससी का कोचिंग, तो तभी हमारा शादी हो गए थे, जस्ट तभी तो मुझे लगा कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरा मन इसी में था, पर ज्वाइन कर लिया कोचिंग, और पढ़ाई मुझे अच्छा लगता था, तो सीरियसली पढ़ने लग गए। और उन्होंने बोला कि अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो फिर आप एक रिजाइन करके मोटरोला से फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर से 1 साल आप ट्राई करो। तो मैं ट्राई किया और उसी में हो गया। क्या बात। तो आईएएस बन गया और अगमुट काडर था, तो जितना टाइम रहा उतना टाइम उसी पर्पस के लिए काम किया। ऐसा नहीं था कि आईएएस आपके लिए सपना नहीं हो सकता, आईएएस बन के आप क्या करना चाहते हो वो आपका सपना हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है और हमारे देश के युवाओं के लिए ये अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोग केवल एक पद पाने की चाहत में होते हैं, लेकिन वो पद वास्तव में सिविल सर्वेंट का पद समाज के बहुत महत्वपूर्ण कामों को ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए होता है। ये अलग बात है कि उस सेवा में बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम अच्छे मिलते हैं और आपको एक शक्ति मिलती है, लेकिन मूल काम वही है और आप उस मूल काम का ध्यान रख कर गए थे। हाँ जी, तो आप तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि आपका सपना जो आप टिडबिट्स में काम कर रहे थे वो एक साथ करने का मौका मिला। नहीं, खूब। देखिए, सर्विस में जितने भी बच्चे तो तैयारी करते हैं या फिर उसमें आना चाहते हैं, मैं तो इतना कहूँगा कि जो मौका एक आम बच्चे या फिर जो जिस परिवार से आते हैं उनके लिए जो सर्विस देता है, जो आप मान लीजिए आज 2 लोगों की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कल आप एक जिला में रहेंगे तो कितना लाखों लोगों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आपकी इरादा अच्छा है और काम करने का भी इच्छा है, और तीसरी बात जो है ईगो नहीं है। तो कई बार जो है ये दोनों होता है, फिर भी ईगो के कारण कई सारे काम नहीं होते, बैरियर आ जाता है, क्योंकि वो होता है कि कौन सी सर बुलाएंगे।
तो इसी में रह जाता है। अगर वो तीनों चीज आप साथ में लेके चल सकता है तो जो आपका बढ़ जाता है इन्फ्लुएंस लेवल, वो और कोई नहीं है जितना इमीडिएटली आपका वो बढ़ जाता है। कि एग्जाम लिखने से आप इमीडिएटली इतना लोग आपकी बात सुनने लग जाते हैं। लोग आप शायद गलत बोल रहे हो सच बोल रहे हो अलग बात है, पर आप उसका वेट हो जाता है, वजन होता है आपकी जो बात की, वो इन्फ्लुएंस लेवल बढ़ता है। और उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत बदलाव ला सकते हैं आप। मेरा जो सर्विस रहा है दिल्ली में रहा है, उसके बाद मिजोरम में रहा है, और फिर दादरा नगर हवेली वहाँ रहा है, जहाँ से आपने वीआरएस किया। जहाँ से मैंने वीआरएस नहीं इस्तीफा सीधा, क्योंकि वीआरएस नहीं मिलता। अच्छा, मिलता नहीं, सर्विसेज कम थी। ठीक बात है। तो दादरा नागर हवेली ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जब मौसम की बात करते हैं तब तो आप सुनते हैं, सामान्य तौर पर वहाँ की खबरें कम आती हैं मुख्य धारा की मीडिया में, और मिजोरम में भी आपने सेवाएं दी, उसकी भी खबरें कम आती हैं। जो खबर है वो बहुत चिंतित करने वाली रही हैं, लेकिन आपका अनुभव वहाँ रहा है और आपने सेवा की है। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर जो सेवा की है वो है ही, उसके अलावा आपने स्वैच्छिक सेवा बहुत की है, और आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हमने देखी उन सब जगहों पर एज ए वॉलंटियर सर्विसेज आपने बहुत दिल खोल के काम किया है। हाँ जी, वो पहले से था। तो आप देखिए, एक होता है कि पद के रूप में आप क्या कर सकते हैं, वो पद आपको इतना शक्ति देता है बहुत काम करने के, पर उससे कई बार आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप में निजी रूप में आपने कुछ नहीं किया है। तो पद का जो है वो तो करना ही करना है, और उसके बाद अगर आपको कुछ वक्त मिलता है तो आपका एक निजी रूप से भी, आपका व्यक्तिगत रूप से भी अगर कुछ कर सकता है, तो दो तरीके का मैं समझता हूँ कि जो सर्विस में आता है। एक तो समाज अपने जो आसपास से बचने के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छा नहीं रहता, तो हमें लगता है कि मैं कुछ दूर हो सकता हूँ इससे, ना आसपास की। दूसरा जो है आप उनको साथ में लेके जाना है, एक जो बच के जाता है, और एक जो है साथ लेके जाते हैं, शामिल होकर चलते हैं। तो वो साथ अगर लेके चलना है तो मुझे लगता है कि दोनों जरूरी है, पद का भी उपयोग करना और आपका जो व्यक्तिगत जो जिस तरीके से उसका भी उपयोग करके जो आप कर सकते हैं उसका। मैं ये सवाल पूछूं कि आपने क्यों छोड़ा, उससे पहले मैं जरूर जानना चाहता हूं कि जोड़कर काम करने में ज्यादा अच्छा अनुभव किस हिस्से का है, कि आप एक स्वतंत्र होकर काम कर रहे थे, हाँ जी, संभावनाएं कम थी, सीमाएं थी, चैलेंजेस थे, और एक जहां आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिली, दोनों में आप ज्यादा बेहतर परिणाम कहां देखते हैं, या जहां आप एग्जीक्यूशन करते हैं? जरूर आपको जब सपोर्ट सिस्टम मिलता है उसी में, उसमें कोई दो राय नहीं, दो डाउट नहीं। कोई जैसे मैं समझता हूँ मिजोरम गया पहली बार जब गया था, तो 2014 की बात है, नाथियाल करके एक सब डिवीजन था म्यांमार के बॉर्डर में, दिल्ली में था उससे पहले, मैं सीधा उधर गया, तो ना इंटरनेट है, ना एटीएम है, ना एसडीएम का घर है, ऐसे कुछ भी नहीं था। तो मुझे याद है कि सबसे पहले मुझे पता नहीं था करना क्या है, तो मैंने पहले मीटिंग लिया और पूछा कि आपका सपना क्या है, मतलब मेरा तो कुछ और होगा कि एनक्रोचमेंट हटा दूंगा, जुतिया तोड़ दूंगा, होगा 10 चीजें, क्योंकि दिल्ली से गया था, पर आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमें तो इतना टाइम लगता है कि एटीएम जाने के लिए। तो मेरा तो क्षेत्र में नहीं था कि एटीएम लाना, पर ये था कि आईएएस एक जो है ना वो 3 लेटर आपको बहुत एक्सेस दे देता है। तो मैं ऐसे एक चिट्ठी लिखा था उस वक्त, जो एसबीआई का चेयरपर्सन है उनको लिखा था कि हमें एक एटीएम दे दीजिए यहाँ पे इस सब डिवीजन में, म्यांमार के उसमें है, तो एक एटीएम। कोई उम्मीद नहीं था कि वो वापस रिप्लाई करेंगे, वो तुरंत अगले दिन उन्होंने रिप्लाई कर दिया। वो मुझे नहीं लगता वो पर्सनली मेरा था, उन्होंने रिप्लाई एक ऑफिसर को लिखा, क्योंकि कोई जो है उस पद का विदाउट एनी उसका यूज करके वो। दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो उनके लिए बहुत खुशी की बात थी कि जो 4-5 घंटे दूर जाके एक पैसा विथड्रॉ या बैंक का तो वहीं पे आना। दूसरी अगर आप बहुत खुशी की बात थी कि जब आइजोल कलेक्टर था, मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में बैडमिंटन का कुछ साई एकेडमी खुल, तो मैंने देखा था कि मिजोरम में तो बच्चे बहुत अच्छे बैडमिंटन खेलते हैं, पर यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोचिंग सिस्टम नहीं है। ज्यादातर जितने भी हिली एरियाज हैं या जो इंटीरियर में हैं, उनके साथ ही चुनौती है। तो मैंने ऐसे ट्विटर पे लिखा कि पुल्लेला गोपीचंद को कोई तरीका है कि उनसे मिलने का, ऐसे ट्विटर पे ऐसे ही लिखा, तो कई सारे लोग आए, जुड़ गए कि मेरा कनेक्ट करवाने उनमें, और आप उनसे जुड़ गए? अब मैं उनसे जुड़ गया। उनसे जुड़ने के बाद मैंने उनसे एक ही चीज रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आप एक बार मिजोरम आ सकते हैं क्या, हमारे बच्चों को एक बार देख लीजिए कैसे खेलता है, और उनमें से 2 बच्चों को आप अपने एकेडमी ले जाइए, फंडिंग में इंश्योर करता हूँ कहीं से भी हो। वो आए, उस वक्त मैं टाटा ट्रस्ट से बात कर रहा था कि 2 बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाए तो आप उनको ले जाए, और बजट की तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट थी, ऐसे नहीं था कि आपके पास बजट थे। तो वो आए और उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने बोला कि ये तो यहाँ से 2 बच्चे ले जाना तो नाइंसाफी होगा, और भी मिलेंगे नहीं टैलेंट, हमें एकेडमी यही खोलना। अरे वाह! तो मुझे वो याद है कि तब फिर तो अलग स्केल हो गया इसका, तो हम फिर टाटा ट्रस्ट से दोबारा बात किया कि पुल्लेला गोपीचंद की एकेडमी यहाँ हम खोलना चाहते हैं, आप रेडी है? उन्होंने बोला हाँ। फिर एक ग्रास रूट हर एक जिले में, सब डिवीजन में
एक ग्रास रूट लेवल किया कि बच्चे वहाँ खेलेंगे, जो अच्छे हैं वो इनकी हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। यानी कि ये 2017 की बात है। लास्ट ईयर की नेशनल चैंपियन इंडिया के अंडर 17 वो उस एकेडमी से। क्या बात है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। अंडर 17 के नेशनल चैंपियन उकुलेले गोपीचंद एक दिन मुझे मैसेज किया, कांग्रेचुलेशंस का। क्या बात, तो वो जो खुशी थी, ये बताइए तो हम लोगों की तरफ से बनती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी। और ये बताता है कि जो बुजुर्गों ने एक उक्ति कही कि जहाँ चाह वहाँ राह, मुझे लगता है ये एग्जैक्ट वही है। और सबके साथ हो सकता है जो ऐसे सपने देखते हैं, जो कुछ बदलाव की कोशिश करते हैं, जिनके पास कोई रोड मैप है और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं, इनिशिएशन करने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, कि जब इनिशिएट करते हैं तो बहुत से आपके हाथ आपके साथ आते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ, क्या कारण है कि फिर ऐसी परिस्थिति हुई कि आप इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा फैसिलिटेशन, आपके एक लेटर का इतना इम्पैक्ट हो रहा था, तो अब आपको तो देश में बड़े बदलाव का भाग बन जाना था? हमेशा था, इवन दादरा नगर हवेली में भी ऐसे ही था। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग, अलग अलग जगह पे अलग, मिजोरम बहुत इगालिटेरियन सोसाइटी था कि बराबर सब बराबर मानते हैं। थोड़ा इस तरफ आते हैं तो हायरार्की हो जाते हैं सर्विसेज में, सर बोलने का। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। तो फोन अगर उठाएंगे सर, दिल्ली नहीं सिखाया देश को। सर के अलावा तो आप समझ में नहीं आता आपने बात क्या किया है, सिर्फ सर ही सुनते हैं। तो दादरा नगर हवेली में मुझे बहुत, स्पेशली ट्राइबल 50% ट्राइबल, कई सारे अच्छे इंसिडेंट्स। एक इंसिडेंट ये था कि जब मेरा जो गाड़ी जाती थी कहीं सब डिवीजन वगैरह में, तो लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते थे कि कलेक्टर साहब इस तरफ आया है, उनको पकड़ो और इस गांव लेके जाना ताकि वहां का सॉल्व करा दे। हाँ। और वो हक से करा। ऐसे नहीं था कि उनको डर था कि मेरा गाड़ी रोकेंगे तो मैं गुस्सा होऊंगा, या फिर वो बोलेंगे कि इस तरफ आइए, इधर करिए, है ना। वो बोलते थे कि रोक के आप इस गांव में आइए, हमारी ये पानी की समस्या है, आप इसको सॉल्व करिए। मतलब आप कहना चाहते हैं वो पूरी तरह लोकतांत्रिक अपने अधिकारों को जानते थे, वो जागरूकता थी। मुझे भी अपना ही मानते थे और समझते थे कि इनको हम बोल सकते हैं। जब मैंने रेजिग्नेशन के बाद में एक टाइम था जब मुझे बुरा लगा था, कि उसमें वो था कि जब एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया ट्विटर पे या किसी में कि आप फेलियर हो, एक नंबर का फेलियर था IAS में। तो मुझे बुरा लगा कि ऐसे क्यों, ट्रोल तो होता है। क्योंकि देखिए मैंने एक पॉलिटिकली मेरा एक पोजीशन था, तो उसमें लोग विरोध करते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, जो भी होता है। हाँ। उसमें मुझे कभी बुरा भी नहीं लगता क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है। पर मैंने इनका देखा तो समझा कि ये जो है दादरा नगर हवेली से थे। तो मुझे लगा ऐसे मैंने कुछ गलत किया होगा अगर उनके ख्याल, क्योंकि देखिए हमें रास्ता भी बनाना होता है, डिस्कॉम भी चलाना होता है, स्टेडियम भी बनाना होता है, तो किसी का घर तोड़ दिया होगा, किसी का वो पीड़ित है। तो मुझे लगा कि हो सकता है उसके कारण। तो मैंने बोला ऐसे कुछ हुआ है क्या, उनका नंबर लेके पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि तू करके ही बोलता है। तो बोलते जब तू था तो हम तेरे दफ्तर आ सकते थे कभी भी, अभी तो ऑफिस के बाहर तक जाना मुश्किल हो गया और तुम तो फालतू की कश्मीर बोल के भागे यहाँ से, हम किसके पास जाए। ओके ये भी अधिकार जताने की ये अधिकार। तो ये जो हम साथ उनको जो वो कनेक्ट होता है कि ये अधिकारी जो है हमारे लिए काम करने के लिए, वो लाठी भी जिससे आपको मार पड़ती है वो भी उन्हीं की टैक्स से खरीद के उन्हीं को मारते हैं, ठीक बात है ना। तो वो जब समझ आते हैं, मुझे लगता है कि वो एक अवेकनिंग है, एक एम्पावरिंग फीलिंग है, तब वो सिटीजन बनता है, नागरिक बनता है। ले तो बेनिफिट तो कोई भी ले सकता है ना, आपको चाहे सिलेंडर दे रहे हो, टॉयलेट दे रहे हो, ले सकता है। जब वो उसको हक से मांगने का जब आता है तब वो प्रजा से अब नागरिक बनते हैं। और मेरे लिए जो देश का जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई यात्रा है या कोई डेस्टिनेशन है कहीं, तो वो है प्रजा से नागरिक। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि आज हम 75 साल नहीं उससे आगे निकल चुके हैं आज़ादी के, और अभी भी लोकतंत्र के नाम पर जो लोग हैं, जनतंत्र के नाम पे जो जनता है वो उतनी एम्पावर्ड नहीं है। आज भी वो किसी अधिकारी के सामने जाते हैं तो माई बाप कहते हैं या हुजूर कहते हैं, या उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आप कुछ कृपा कीजिए। वो कृपा नहीं करते, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। और आप देश के मालिक हैं, और जो देश के मालिक हैं ये उनका अधिकार है, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है लोकतांत्रिक ढंग से कि वो हर उस मुद्दे को उठाएं जो देश के लिए ज़रूरी है, जो उनके लिए ज़रूरी है, जो समाज के लिए ज़रूरी है। आप बार बार कह रहे हैं कि प्रजातंत्र से लोकतंत्र की तरफ आना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब अभी भी आप ज़मीनी तौर पर ऐसा अपनी सेवा में अनुभव किया आपने कि लोग प्रजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कोई शासक की तरह व्यवहार कर रहा है? बिल्कुल। देखिए मैं जैसे समझता हूँ, हम सदियों से, अगर सेंचुरीज ले लीजिए, हमारे कई अच्छे राजा हुए हैं, कई बुरे राजा हुए, पर हम हमेशा प्रजा ही रहे। हमने कभी बुरे राजा को हटाया नहीं, हमने कभी अच्छे राजाओं को अगर बुरे राजा ने हरा दिया तो उनको निकाला नहीं, कभी ऐसे किया।
हम एक अच्छे राजा आके कुछ दिए, हमने 2 हाथ में लिए, पूरे राजा ने आपका हाथ काट दिया तो भी हमने स्वीकार कर लिया। वैसे वो पहली बार जो हमें लगा कि हम सत्ता से सवाल पूछ सकता है, वो एक तो हो सकता है भगवान राम के टाइम वो धोबी ने जब सवाल पूछा, चाहे कितना भी गलत सवाल हो, पर सवाल उनको उनका गला ना काटा, उनको ना श्रीलंका भेजा, उनको जो है अमल किया। हाँ, मैं नहीं सहमत हूँ, पर ठीक है जो भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वो है ब्रिटिश टाइम पे जब आजादी के आंदोलन चला, हमें ये लगा कि हम सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, और वो हमारे नेचर में नहीं है। हमारे नेचर में नहीं है कि बुजुर्ग से सवाल पूछना, हमें यही बताया जाता है कि नहीं पूछना, सवाल नहीं पूछना। तो वो एक बहुत मुश्किल से जो आया हुआ एक आदत थी। आजादी के साथ ऐसे नहीं हुआ सब नागरिक हुआ, आजादी के साथ भी प्रजा ही रहा, सत्ता चाहे चेंज हुआ। तो बहुत सारे कानून आप देखेंगे, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन आया, पहली बार ऐसे आया कि एक इंसान, एक व्यक्ति जो है सवाल पूछ सकता है। नहीं तो एक सवाल अगर पूछना है तो कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर के दफ्तर में 100 लोगों को लेके जाना होता था, अब जाके एक सवाल के जवाब मिलता है ना, मालूम कर जाते हैं। हाँ, मसल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी ऐसा होता है कि आप एक सवाल पूछ सकता है एक नागरिक होने के नाते, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि उसका जवाब मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि नागरिक होने का बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। हाँ। तो ऐसे ही कई जो राइट बेस्ड फ्रेमवर्क थे कई सारे, चाहे जितना स्पीड में होना चाहिए था या बहुत कम जगह पे, ये जो आरटीआई वगैरह कुछ ही लोग यूज करते हैं, सब लोग नहीं यूज करते, पर फिर भी एक जर्नी था जो मैं समझता हूँ प्रजा से नागरिक के तौर पर बड़ी प्रधानमंत्री से चाहे फिर भी सवाल पूछ सकते होंगे आप। यहाँ का दरोगा से या फिर एसएचओ के सवाल पूछ के देख लीजिए, पता चलता वो तुरंत एहसास कराता है। तो सवाल आप किससे पूछ रहे भी है ना, आप तहसीलदार से पूछ के देख लीजिए, हम तो मुश्किल है। तो ये फील करना कि आप सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है, और मैं उस बात को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ कि नागरिक होते हुए सत्ता से सवाल पूछना, क्योंकि बेनिफिट लेना आसान है, पर बेनिफिट अगर सस्टेनेबल रखना है या बेनिफिट यूजफुल रखना है, अवेयरनेस और स्टैंड करना पड़ेगा। अवेयरनेस और उसके लिए जो सवाल पूछने का जो हम पूछ सकता है होना जरूरी है, वो होना जरूरी है, तब जाके वो 360 डिग्री गवर्नेंस फ्लो होगा। गवर्नेंस हमारी हमेशा ऐसे रहा है सप्लाई ड्रिवन। मान लीजिए मैं एक ऑफिसर आया, मान लीजिए कोई मंत्री आया, कोई वो आया, तो आपके विल पर है, हमें लगा कि यार ये इस तरफ अच्छा करना चाहिए, हमने ये कर लिया। उसके बाद दूसरा कोई आया तो उनको लगा कि वो अपना कर लिया, अकाउंटेबिलिटी कम है। पर ऐसे क्यों होना चाहिए कि कोई आया और इसलिए काम हुआ? काम तो कोई आया ना आए तो भी होना चाहिए, वो तो सिस्टम का पार्ट है। वो तो सिस्टम का पार्ट है। अगर कोई पॉलिसी आई तो सबके लिए डिमांड ड्रिवन होता कि अगर जनता की एक्सपेक्टेशन है कि 80% काम जो है बिना कोई आया ना आए, देखिए 20% जो है इधर उधर तो रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम हमेशा इंसान के साथ लेके चलता है, पर 80% काम तो वैसे ही हो जाना चाहिए। उसमें कोई अच्छा कलेक्टर आया, कोई अच्छा मंत्री आया, कोई अच्छा, इसका तो मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सप्लाई ड्रिवन है। अब मेरे मन में है कि मैं ये करूंगा, मान लीजिए मैंने बैडमिंटन कर लिया, पर हो सकता है वहां किसी को बैडमिंटन चाहिए ना हो, मुझे नहीं पता। हाँ, दूसरे गेम्स में सप्लाई ड्रिवन है, मैंने कर लिया, ठीक बात। तो वहां से ये प्रजा से नागरिक होने का मतलब है कि जो गवर्नेंस जो है सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन है, और डिमांड ड्रिवन जो है सस्टेनेबल है, सप्लाई ड्रिवन जो है बहुत फ्रेजाइल है। आज आपको लगा, आपने किया, कल नहीं मन किया, आप खुद ही नहीं करोगे या कोई और आएगा वो नहीं करेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर चाहिए तो उसमें ये दो चीज जो ट्रांजिशन प्रजा से नागरिक और सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन, ये जाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, और मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में आप इसमें कितने वर्ष काम करते हुए किस किस तरह के माइलस्टोन आपने अचीव किए? हाँ जी। इस दायरे में, क्योंकि आप लोकतंत्र में जो जरूरी है वो आप करना चाहते थे और आपने किया, किस किस तरह के परिणाम मिले? नहीं, कई सारे, मतलब अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत मतलब कुछ टिडबिट्स में बताते चले। हाँ, कुछ काम कर सकते, पर मैं कुछ इंसिडेंट सुना सकता हूँ। जैसे इतना टाइम बाद भी जब वो ट्राइबल्स ऑफिस आते थे तो जमीन पे बैठते थे, मतलब मुझे ये बात बहुत, बाहर बैठते थे या फिर जमीन पे ऐसे बैठते, तो अगर औरतें आ रहे थे तो मुझे लगता था कि उनके पैसे से ये जो कुर्सी खरीदा है, वो इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे, पर साबुन तो खरीदते ही है, उसमें टैक्स देते ही है, उन्हीं से वो कुर्सी खरीदे, और उसमें बैठने का वो अपना हक नहीं समझता। ठीक है, वो हक से आके नहीं बैठते कि वो आए, बैठे और अपने आप से अपना जो है ना बात करें। ये काफी वक्त लगा वो समझाने में, ये बात समझने के लिए कि देखिए मेरे से काम कराना आपका हक है, ये समझने में और समझाने में वक्त लगा। दूसरी जो है, कई सारे छोटे छोटे इंटरवेंशंस होते थे जो कि सिस्टमिक इन द सेंस, पहले तो उसका डिमांड क्रिएट करना जरूरी है। डिमांड कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ट्रांसपेरेंसी के थ्रू।
अगर आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, मान लीजिए जीएसटी कमिश्नर था या फिर वैट कमिश्नर था, ये सब था, तो तब हमने जो सिस्टम किया कि इस तारीख को ये कंप्लेंट ये आया और इसका इतना तारीख तक मान लीजिए होना चाहिए, 7 दिन में होना चाहिए, 3 दिन, तो हमने ये डाटा ट्रांसपेरेंट रखा। जब ये डाटा ट्रांसपेरेंट रखते हैं, मान लीजिए किसी का 1 दिन में हो जाता है और किसी का 40 दिन में नहीं होता है, तो वो अपने आप ही आ जाता है कि वो पूछने लग जाता है कि भाई सबका तो 7 दिन में, मेरे साथ ऐसा क्यों, 40 दिन क्यों लगा? या फिर मैं पूछता था कि भाई सबका 7 दिन ले रहे हो, तुम एक का 1 ही दिन लिया क्यों? उसमें भी रीजन होगा, जो एवरेज आप टाइम ले रहे हो। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो गवर्नेंस की बात है, हम क्या करते हैं, सारे सीसीटीवी लगाते हैं और एक कंट्रोल रूम लगाते हैं पूरी शहर का कि मॉनिटर करें, और हम देख सकते हैं कि प्रजा क्या कर रही है ना, हमारे प्रजा क्या करते हैं। तो हमने एक छोटा उल्टा एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि मेरा अपना ऑफिस का तो लोग माने नहीं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा पर जो कंस्ट्रक्शन थे हमारे, जैसे स्टेडियम था, हमारे जो फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शंस थे या वो रिवर फ्रंट की कंस्ट्रक्शंस थे, वो सब पे जो कंस्ट्रक्शन कैमरा लगा के हमने उसका प्रोजेक्ट का डिटेल लिख के, जो टीवी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी होते हैं ना जो सिटीज के, उस पे डिस्प्ले करते हैं लाइव कि आप देख सकते हैं कि आपका पैसे से ये काम हो रहा है, ये तारीख इसका लास्ट डेट है, ये इतना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, काम कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। तो इसमें क्या जनता का एक इन्वॉल्वमेंट भी है। तो डिमांड ड्रिवन होने के लिए एक स्टेप है ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा स्टेप है। इन्फॉर्मेशन के बिना तो डिमांड नहीं आ सकती। इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस एक प्री कंडीशन होता है डिमांड के लिए। तो हमने इस पे काफी काम किया कि ट्रांसपेरेंसी कितना लिमिट तक, कितना ज्यादा हम बाहर जनता को दे सकता है, ताकि डिमांड फिर अपने आप आ जाए। फिर जो है हमारे जो रिस्पॉन्स है वो डिमांड के लिए है और सस्टेनेबल रहे। तो वो मतलब कई सारे सिस्टम जो है गवर्नेंस में आना चाहिए, अदरवाइज वो विम्सिकल होता है, मुझे जो लगा मैंने कर लिया। और इन सारे सवालों के जरिए हमारा मकसद इतना है कि पूरी जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं और उसमें अगर सरलता से जाना जाए, किया जाए, समझा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या कुछ हो सकता है। अगर ये कुछ होता रहता तो शायद आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती, उसका स्वरूप कुछ और होता और लोगों के जो प्रगति का जो आयाम है वो कुछ और होता। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसका मतलब बहुत से लोगों ने ऐसा किया नहीं और जो कर रहे हैं, जिन्होंने किया, उनके परिणाम जो हैं वो हमारे सामने है। तो इतने सुंदर परिणामों के बाद वो ट्रिगर पॉइंट क्या आया? ट्रिगर पॉइंट नहीं था। मैं हमेशा समझता हूँ कि ये राइट्स जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे आपने दूसरों के राइट के लिए बात की, हाँ। वैसे ही आप भी अपने खुद की नहीं है। मुझसे ऐसा कोई लड़ाई नहीं था, मेरा पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं था कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाऊं। देखिए मुझे रेस्पेक्टफुली दिया गया। ये सारे काम तभी हो पाया जब एक पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम मिला, नहीं तो नहीं हो सकता था। पर एक था कि ये जो प्रजा से नागरिक वाला जो है ना, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं टूटा था वो रास्ता, वो जो डायरेक्शन था। पहले हम इस बात से जो एस्टैब्लिश सिस्टम था, हाँ, वो थोड़ा आपने ब्रेक किया। तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि वो जो पॉलिटिकल चेंज है, पहले हम नाराज थे कि जितना तेजी से नागरिक बनना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत स्लो जा रहा है। बाद में एक लगा कि शायद पॉलिटिकल रियलाइजेशन ये था कि ये नागरिक और ये सवाल और आरटीआई और ये वो जो है इतना जागरूक ना किया जाए, फालतू की चीजें हैं। आप एक टॉप मॉनिटर, ऊपर से मॉनिटर करो ठीक से सब कुछ और डिलीवरी करो। आप जो है ना, जिस तरह की सोच है, जो डिलीवरी करो। और उसमें क्या है, सवाल पूछने का, ट्रांसपेरेंसी का, डिमांड का, ये सब कोई इसको मतलब छोड़ दो, ऐसे चल रहा है। ये सब छोड़ दीजिए। ये जो है टॉप ड्रिवन है, बॉटम अप नहीं है, टॉप ड्रिवन है। और एक सिस्टम होगा जिसमें हमें जो सही लगता है आप डिलीवर कर लीजिए। तो इसमें क्या है, नागरिक वापस एक बेनिफिशियरी बन जाता है, नागरिक वापस एक प्रजा बन जाता है। इसमें मैं कई बार सवाल भी किया हूँ, मेरे अपने पोस्ट दिखेंगे तो। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके, बिल्कुल मैं उसमें लिखता भी हूँ। ठीक है, आप डिलीवरी अच्छा कर रहे होंगे, बुरा कर रहे होंगे, पर अगर वो नागरिक नहीं बन सकते तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो सही कर रहे होंगे कि गलत कर रहे होंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। हमारे शिक्षा का उद्देश्य यही है और ये उद्देश्य की पूर्ति हमारे देश की शिक्षा बहुत कम कर पा रही है। और ये बड़ा प्रश्न है क्योंकि वो अवेकनिंग, वो जागृति, वो एनलाइटमेंट होना ही चाहिए व्यक्ति का, एक व्यक्ति के तौर पर। और अगर वो किसी प्रोफेशन में जाता है तो प्रोफेशनल्स के तौर पर उसको इतनी अवेकनिंग होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र होकर निर्णय कर सके और जो निर्णय करे उसमें सबके हितों का ध्यान भी रखे, वो स्वार्थी न होने पाए। मैं इसको, आपने जो पूछा तो सवाल था क्यों ऐसा डिसीजन लिया। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी के टाइम पे एक था और फिर मिजोरम में जब काम कर रहा था। यूपीएससी के टाइम पे भी एक इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया था कि श्रीलंका में उस वक्त वो एलटीटी का वो चल रहा था और
तमिल वो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत एट्रोसिटीज करके उनको हटाया, ये तमिलनाडु में वो चल रहा था। मैं केरला से हूँ, शायद इसलिए आसपास के उसी सवाल पूछा कि डीएमके और एडीएमके ने मिलके उस वक्त जो है श्रीलंका के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने को इंडियन हमारे गवर्नमेंट को वो किया था। तो मुझसे सवाल पूछे कि इस तरीके का पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो, यूपीएससी के इंटरव्यू का सवाल। तो मैंने बोला है कि सर देखिए, अगर इंडिया के डिसीजन है और तमिलनाडु इंडिया का हिस्सा है और तमिलनाडु के जनता को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो रिफ्लेक्ट होना जायज है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जनता से अलग कुछ है, बिल्कुल नहीं हो सकती। उनकी जो विल है कहीं से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो एक नेगोशिएटिंग पॉइंट है। तो उन्होंने तो इंडिया का एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि हम कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में कभी वोट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसे में हमने जो किया है गलत है कि सही? तो मैंने कहा कि सर वो जो प्रिंसिपल जो है, आप जब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से भी होता है, वही प्रिंसिपल एक वीक पोजीशन से भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप मान लीजिए आपके बगल के घर में जी पति आप अपनी वाइफ को मारता है या फिर कुछ और ऐसे होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये तो डोमेस्टिक मामला है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये डोमेस्टिक मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद भी कहीं ना कहीं शक है कि मैं कभी करूंगा तो कोई और भी तो आके बोल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रिंसिपल है, पर वो प्रिंसिपल एक कमजोर, आपकी कमजोरी से आ रही है। मान लीजिए आपको यकीन है कि आप नहीं करेंगे कभी, आपको ये पक्का पता है कि मैं नहीं खड़े हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे वो डोमेस्टिक नहीं है, वो वायलेंस है। और वायलेंस कभी प्राइवेट नहीं होता, वायलेंस हमेशा पब्लिक होता है, और पब्लिक इश्यू में इन्वॉल्व करना मेरा फर्ज बनता है। तो दोनों प्रिंसिपल है, आप कौन से प्रिंसिपल चुनते हो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप को मानते हैं कि कमजोर है कि ताकत। तो मैं उस वक्त यही जवाब दिया था कि हमें अपनी राइट्स पे, इंडिया को अपनी राइट्स पे, जो जनता की राइट्स पे इतना तो यकीन होना चाहिए कि कोई और हमारे ऊपर ऐसे सवाल उठाएगा इसलिए हमने जनता के राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे। ये मुझे लगता है कि वीकनेस है, कमजोरी होगी। और मिजोरम गया था, मिजोरम एक स्टेट याद है आपको कि उस वक्त 70 और 80 जिस तरीके से गुजरा है, तो कुछ कॉम्पनसेशन की, उस वक्त की जो कॉम्पनसेशन थी आर्मी ऑक्यूपेशन की, उस वक्त का वो चल रहा था। तो मैं लोगों के वहाँ जाते थे, मुझे याद है कि एक औरत ऐसे दिखा रहे थे कि देखिए ये सब हुआ मेरे साथ, इसका भी कुछ कॉम्पनसेशन मिल सकता है क्या? तो मुझे ये 2015 की 16 की बात, तो मैंने उनको कहा था कि जितना मैं समझ मतलब बोल सकता था कि ये जो है उस वक्त की बात है, आज की इंडिया जो है ऐसा नहीं है। आज की इंडिया जो है, इंडियन की राइट, हर एक इंडियन जो नागरिक है, हर एक भारतीय नागरिक का जो राइट को जो है सबसे ऊपर रखते हैं। आज ऐसे नहीं होने देंगे, ये मेरा भरोसा था। ये नेटिविटी मान लीजिए जो भी है, पर भरोसा था। तो ऐसे बोला भी था। तो उसके बाद दादरा नगर हवेली में आया और चल रहा था। उसके बाद ये कश्मीर का डिसीजन 370 हटाया। 370 हटाने से मैं सहमत तो असहमत तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आपका आज नहीं तो कल वो डिसीजन लेना था। इस तरीके से लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, वो भी बात करके लेता तो सबसे बेटर था। क्योंकि अगर आपको कोई चीज चेंज करना है, फोर्सफुली अगर आप करेंगे तो वो स्थायी नहीं है। वो सिर्फ आज आप पावरफुल है इसलिए वो सुनेंगे, कल आपका कमजोर होंगे तो, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता है कि वो रिलेशनशिप, पर वो ठीक है, वो जो भी उन्होंने। पर उसके बाद जैसे हम समझते हैं कि हमारे हम मानते हैं कि नागरिक, हमने डिसाइड किया कि पूरा प्रदेश को हम कैद कर सकते हैं। जब उनकी सीएम को हम अरेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के एमपी को हम अरेस्ट कर सकते हैं, यूथ को बंद कर सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकता है, टेलीफोन बंद कर सकते हैं, बस बंद कर सकते हैं। मान लीजिए लखनऊ में ये सब होता है और महीने महीने तक होता है, तो क्या सही रहता है? बिल्कुल सही। अगर होता है उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑपोजिशन लीडर सबको अरेस्ट करके अंदर कर रहे हैं और बाकी सारे स्टेट चुप रहते, तो क्या सही है? बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त लगा, उस वक्त जो डिस्कशन भी हो रहा था ग्रुप्स में अपनी वाइफ से भी सारे, कि ये जो है सही नहीं है। और देखो, हर सरकार मैं समझता हूँ कि पावर हंग्री है। हर सरकार तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट का नेचर है, गवर्नमेंट का नेचर परस्यूट ऑफ पावर है ना, तो मतलब फॉर व्हाटएवर द रीजन, तो वो तो बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। पर एक डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और एग्जीक्यूटिव से तो नहीं बनता। उसमें मीडिया रहती है, उसमें सिविल सोसाइटी रहते हैं, उसमें जुडिशरी रहते हैं, कई सारे रहते हैं। पर उस एक वक्त में ऐसा था कि क्योंकि हम ये नेशनल इंटरेस्ट का टैग लगा दिया, इसके ऊपर जो सवाल पूछेंगे वो देशद्रोही होंगे, और कोई देशद्रोही तो नहीं होना चाहता, कोई भी, चाहे आप उससे मतलब एक नैरेटिव क्रिएट हो गया। आप सहमत हो असहमत हो, पर आप सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो मैं देशद्रोही साबित हो जाऊंगा।
और मैं देशद्रोही तो हूं नहीं, इसलिए मैं सवाल पूछूंगा नहीं। तो मैं उस वक्त मुझे लगा कि देखो, जो लगता है कि सही है और समर्थन करते हैं वो देश हित में करते हैं और देश प्रेमी है। जिनको लगता है कि गलत है और उस पर सवाल उठाते हैं वो भी देश हित में करते हैं, देश प्रेमी है। जिनको लगता है कि गलत है पर अपने फायदे के लिए चुप रहते हैं और देश को नुकसान पहुंचेगा ये जानते हुए खुद के फायदे के लिए वो सबसे बड़े देशद्रोही, वही है देशद्रोही, वही है देशद्रोही। आपको अगर लगता है मैं गलत हो सकता हूं कि मेरे जो समझ है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आपने एक्सप्रेस किया, मैंने जो एक्सप्रेस किया मैंने अपने देश के लिए किया। ठीक है, सरकार जो कर रहा है वो तो ऐसे तो नहीं, तो कभी न कभी सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते आप। हाँ, तो लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि बहुत से लोग ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हाँ और इससे भी बहुत टफ स्टेटमेंट देते हैं। हाँ जी। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है कि आग लग जाएगी, हाँ जी। ये तो बहुत हार्ड स्टेटमेंट हाँ है, जी। लेकिन फिर भी वो फ्री हैं आज। एक ठीक है, एक सर्कमस्टेंस हाँ, में उनको अंदर किया, हाँ, लेकिन आपके साथ ये ट्रिगर पॉइंट यहाँ तक क्यों? नहीं, वो ये डिस्कशन हम चल रहा है। अच्छा, चल रहा था। हमें ये डिस्कशन ये था कि ये तो बाहर निकल के बोलना जरूरी है। और बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब ये हुआ उस दिन मुझे लड्डू वगैरह दे रहे थे, हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर है वो लड्डू वगैरह बांट रहे थे, मुझे भी बुलाया और मुझे एडिशनल कुछ रिस्पांसिबिलिटीज भी दिए 370 हटने के बाद। तो वो टीवी पे चल रहा था उसी दिन जो है ना। तो उन्होंने कहा कि, और मैं उनके साथ बहस करता था कि वो जब किसी एक्शन ऐसे लेने के लिए बोलता था, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी भी था मैं और पीसीसी का भी, पोल्यूशन कंट्रोल का भी था, तो ऐसे कुछ डिसीजन थे जो कि वो बोलते थे कि इनका ये कर दो, उनका वो कर दो, ऐसे। तो मैं बोलता था कि सर ऐसा नहीं कर सकते एब्रप्टली, वो किसी का भी नहीं कर सकते, वो भी भारत के नागरिक, आप डिसएग्री करते होंगे, दुश्मन नहीं है वो, आपके दुश्मन थोड़ी ना है, उनका भी और कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। एग्जैक्टली। देखिए उस वक्त जब ये मैं राइट्स की बात करता हूँ, मैं पहले से ऐसे था तो मैं राइट्स की बात ही करता था। तो उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि देखो ये क्या हो रहा है, और तुम होते तो राइट बोल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते, ये बोलते, वो बोलते, कुछ तो कर, मतलब मुझे बहुत मानते थे और चार्जेस भी देते थे, पर इस बात से वो बिल्कुल ऐसा है। और उन्होंने एक बात कही कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो पॉलिटिकल विल को एग्जीक्यूट करना है और कुछ नहीं है। ये जो है ना, जो तुम कह रहे हो, ये सब नहीं है। पॉलिटिकल विल को एग्जीक्यूट करना ही तुम्हारा काम है। तो मैं एग्जैक्टली वही थी। तो मैं वापस गया, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह मिले थे, तो थोड़ा तो ये भी था कि अच्छा है, गया और फिर बात करने लगे। तो मुझे लगा कि वाइफ से डिस्कस करते हुए लगा कि बाकी इंस्टीट्यूशंस तो देखो पॉलिटिकली तो एक डिसीजन लिया, पर मीडिया तो सवाल पूछेंगे, सिविल सोसाइटी तो पूछेंगे, ऐसे कैसे कैद कर सकते हैं भाई, महीने मतलब 15 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 30 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट तो पूछेंगे। पर जैसे एक दिन चलते रहा तो ये देखा कि पीसीए के चेयरमैन ने तो ये एफिडेविट दे दिया था कि हमें कोई एतराज नहीं है, जो सरकार हमारे ऊपर, मीडिया खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो पाबंदी लगाया है उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसे तो मतलब ये तो बहुत ही अजीब सा, आप लगाइए हमारे ऊपर है ना, हम खुश है इससे। तो ये नहीं हो सकता, ये तो कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे वही याद आ रहा था कि जब एक बार ऐसे हुआ था, जब हमने बहुत एक्सेसिव वो था, जिसको मिजोरम के लोग याद रखते हैं आज भी, तो ऐसे तो नहीं होने दे सकता। जब फिर जुडिशरी ने ये सब सवाल पूछने लगे, आप क्यों जाना चाहते हो, आप कितने सारे वहां के जो हेबियस कॉर्पस है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लिस्ट होने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक, कितने सारे, मतलब इतने जम्मू कश्मीर के हेबियस कॉर्पस तो मुझे नहीं लगता कोई सुनते भी। तो जब ये आया, ऐसे ऐसे बात करने लग गया, तो हमें लगा यार ऐसा में तो कुछ तो बोलना चाहिए, ठीक है, जो भी मतलब इन साइड से आपके गट फीलिंग दिया, बोलना चाहिए, ठीक है। हम अपना तो देखिए, कोई भी इश्यू है तो निकल जाएंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में कोई मतलब रिजाइन नहीं करते, मतलब पर्सनल मुद्दे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करते, तो कुछ अगर आस्पायर नहीं करता होता, ठीक है। तो ये डिसाइड किया, फिर लास्ट में हमें लगा कि पर करेंगे क्या, तो इसके बाद तो लगा कि देखो कुछ नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी ही करा सकता हूँ। तो ऐसे हमने डिस्कस किया, फिर बोला कि चलो छोड़ते हैं, छोड़ के हम अपनी बात रखते हैं कि क्यों जो है राइट्स, बोलने का जो भी राइट्स है किसी को भी हो, वो रहना जरूरी है। कोई भी बात पे उसको आप वो नहीं कर सकते। तो बोलने का जो लफ्ज, जो आज़ादी है, वो जरूरी है। तो फिर आप में जो मजमून, क्योंकि आजकल चिट्ठी की बात होती है संदीप जी, और चिट्ठी में मजमून बहुत महत्वपूर्ण है, आपने क्या लिखा था? मैंने तो बहुत एक लाइन सिंपल, क्योंकि मुझे ये पता था कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद हम अपनी बात रख सकते हैं। पर हुआ क्या कि वो तो मैंने लिख दिया, लोगों तक पहुंच गए और लोग बोलने लग गए कि ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप, कई सारे सीनियर्स भी सब थे, उसमें मैंने अपना रीज़न लिखा कि एक इंडिया के एक प्रदेश जो है अभी कंप्लीट ऐसे के जेल बना के रखा हुआ है, और मुझे नहीं दिख रहा है कि आप में से कोई इसके बारे में बात कर रहा है।
और डर रहे सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ लिखने से डर रहे थे कि ऑफिसर्स भी डरते क्योंकि कोई पता न चले कोई वो हो जाए। तो अपनी बात रखने से मैं 30 साल नहीं वेट कर सकता, रिटायरमेंट तक नहीं वेट कर सकता कि मैं पूरी जिंदगी खत्म करूँ उसके बाद मैं अपनी बात रखूँ। मतलब अपने देश में रहने का क्या फायदा है, वो तो किसी और के देश में जाके भी रह सकते हैं, चुप रहना है तो। चलिए आपका ये तो आपका स्टैंड। मैं डॉक्टर संदीप जी को इसमें शामिल करूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक लंबा वक्फा हो गया जब आपने रिजाइन किया, तब से अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इस दौरान आपके मन में और आपके परिवार में बड़ी उथल पुथल रही होगी, बहुत सारे थॉट्स आए होंगे, कई बार और एनालिसिस करते हैं। आज आपका स्टैंड, अपने स्टैंड को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं कभी भी जो डिसीजन लिया है, जैसे मेरा अगर लाइफ जर्नी आप देखेंगे, केरला से मैं पढ़ने आया था झारखंड KIT मेसरा, है ना, खुद ही गया था काउंसलिंग में, झारखंड जाता हूँ, गया और आया, पढ़ाई किया, उसके बाद नोएडा में काम किया, शादी किया हरियाणा से। उसके बाद जो कार्डर प्रेफरेंस था, लोग बोले साउथ में कोई भी जहाँ से मैं मिल सकता है, मेरा अगर प्रेफरेंस देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ भी मिलेगा टॉप में। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश था पहला, तो लोग बोले कि तुम उत्तर प्रदेश में सर्वाइव नहीं करोगे, ऐसे मुझे लोग सारे आपका नीचे जाते हैं, हाँ तुम रह नहीं पाओ, तो मैं बदले में उत्तराखंड लिखा कार्डर, कम से कम कभी तो उत्तर प्रदेश की बात रहा है। तो उस वक्त ऐसा था कि दूसरा जो अगमुट था, शायद बिहार था, ऐसे ही था जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ पे करना चाहिए। जो डिसीजन उसके बाद पूछे थे कि अगमुट में सब लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, लोग बोल रहे थे कहाँ रहोगे, मैं बोला मिजोरम तो अपना ही देश है, क्यों नहीं जाऊंगा मैं। गया, जो मेरा बेटा 16 डेज व्हेन आई वेंट टू उस समय मैं खुद से गया था। तो ये जो डिसीजंस थे उस वक्त जो मुझे सही लगता है वही करते हैं, वही मैं किया। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं क्यों ऐसे, मतलब तब ऐसे क्यों डिसीजन लिया, उसके बाद क्यों ऐसे डिसीजन लिया, क्योंकि उस वक्त का रैशनल है, उस वक्त उसका नेसेसिटी है, चाहे गलत हो सकता है किसी और के पर्सपेक्टिव की, लेकिन डिसीजन लिया, ऑनेस्ट है। मेरे लिए वो डिसीजन ऑनेस्ट रहा, तो मैं वापस जाने का, उस डिसीजन को एनालाइज करके वापस जाने का सवाल नहीं उठता। कल दूसरा डिसीजन लेने के लिए हो सकता है कि दूसरा डिसीजन लेना पड़े, वो अलग बात है, पर उस डिसीजन को नहीं रिग्रेट करता। ना उस डिसीजन, ना मेरी फैमिली में ऐसा, मतलब माँ तो एक ही चीज बोले कि परेशान तो नहीं होंगे ना, मैंने बोला नहीं, ठीक है। एक सवाल और लूंगा फिर मैं संदीप जी के पास आ रहा हूँ। इन 7 सालों में आप क्या कर रहे हैं? ये हाँ, मतलब 5 साल में जो आपने रेजिग्नेशन दिया, हाँ जी, उसके बाद हाँ जी, फिर आप क्या कर रहे हैं अभी? उसके बाद जो है इनिशियली मुझे नहीं पता था क्या करना है, तो वो हो गया, न्यूज़पेपर में आ गए, लोग बोलने लग गया। उसके बाद कहीं से कॉल आने लग गया कि आप आके बात करें, क्यों आपने रिजाइन किया। तो मुझे लगा ये सब मेरा काम तो नहीं है, मैंने कुछ जो बोलना तो बोल दिया, बस हो गया। तो मेरी कजिन है, उन्होंने कहा कि जाना चाहिए, ये तो नहीं, उन्होंने ऐसे कहा, ये तो ऐसे लग रहा है कि तुम भाग के आ गए हो, तुमको कुछ पसंद नहीं आया और तुम भाग आए और फिर घर पे बैठे हो, ये तो क्या मतलब हुआ ऐसा। अगर तुम्हें इतना फील कन्विक्शन है तो अपनी बात तो रखो, ना तो रखना चाहिए। मैंने बोला हाँ, एग्रीड। अगर आर्ग्यू करके कन्विंस हो जाते तो मैं आई जनरली गो विद इट। तो मैं बोला ठीक है। फिर तभी आए हम बैंगलोर से, उधर चेन्नई से, ये सब कॉल आने लगे, मैं जाने लगे, इधर भी आया था, लखनऊ भी आया था उसी वक्त, और अपनी बात रखने लगा कि क्यों, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों किया ऐसे। तो वो एक मैं विंडो समझता हूँ कि जो जिस वक्त मेरे लोग सुन रहे थे क्यों, क्यूरियस भी थे क्यों ऐसे हो, उस अपनी बात और रखी। तो जब चेन्नई गया तब मैं कश्मीर और कश्मीर की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स कश्मीर के जो लोग आए थे वो नाराज थे मुझसे, क्योंकि मैं कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बात भी मैं उस लिमिटेशन के साथ ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि भारत के होने के कारण मैं कभी वो और साथ में लेके जाने की ही बात कर सकता हूँ। मतलब आपने लाइन क्रॉस नहीं की, कर ही नहीं सकता। मतलब वो देखिए, वो कई सारे डिसीजंस तो पेट्रियोटिज्म के एक्सेसिवनेस के कारण, कमी के कारण, तो वो जो है, तो वो नाराज थे, मुझे पता था कि वो नाराज है। आप जो है ये तो मिडिल बहुत आसान रास्ता निकाल, मैंने बोला जो आई एम स्टिल बीइंग ऑनेस्ट। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं आपकी लफ्ज खुद में नहीं रख सकता, मैं कभी आपके बिहाफ पे बोलूंगा भी नहीं कोई भी बात, ठीक है। आपकी जो बोलने के हक है वो बोल दीजिए, मैं आपकी बादशाह रखूं, वो नहीं हो सकता। नहीं। तो मैं बोलता भी हूँ बात है। उसके बाद एक लड़की थी, उसने उठ के ऐसे कहा कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फालतू की बात करते हो आप, खुल के। मैं 23 साल की हूँ और बंगाल से आती हूँ, मुझे अब कह रहे हैं कि मैं इंडिया के नागरिक हूँ कि नहीं, उस पर डिसाइड करेंगे सब, और अगर नागरिक ही नहीं रहा तो कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि तो ये सब उन्हीं का है। तो अचानक एकदम हिट हो गया मुझे,
क्योंकि देखिए थियोरेटिकल सवाल जैसे आप पूछते हैं तो मेरे लिए जवाब देना आसान है क्योंकि आप इम्पैक्टेड नहीं है, पर जो इम्पैक्टेड है वो एक साइड लेके खड़ा है, ठीक है, तो वो उनकी दर्द है बाहर आ रहा है, वो सवाल में लॉजिक लाने की जरूरत नहीं, अपनी पीड़ा है, वो ऑनेस्टी हो, एक फोर्स है। तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ है नहीं इसका जवाब देने के लिए, तो बैठे हम साथ में, तब महाराष्ट्र में जो सरकार है बल्कि फडणवीस का था, उसमें से किसी एक डिपार्टमेंट में मुझे बोला था कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में आप ठीक है, आप छोड़ दिए इधर कुछ आप अच्छा कुछ करना चाहते हो तो इधर ही कर लो। तो मैं उधर जा रहा था, मुझे करना तो था ही, जनता के अच्छा ही लगता था, तो मैं वो सुन के वापस आया। और मुझे याद है अभी भी एक जगह ट्राइबल एक डिस्कशन के लिए गया और 2 लोग बैठे थे, 2 मुस्लिम थे और वो लड़की हिंदू थी, वो बंगाल से थी, और ये 2 मुसलमान एक यंग थे, उन्होंने बैठे और मैंने उनको बोला यार ऐसे मेरे से बात हुआ एक लड़की का, और पता नहीं इतना गुस्से में थी वो, तो ये जो लड़का इज वेरी स्मार्ट, वेरी वेल एजुकेटेड, ही स्टार्टेड दाढ़ी था, ही स्टार्टेड क्राइंग, ऐसे 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 पानी का होने लग गया। तो मैं बोला क्या, उसने फिर मैसेज दिखाई, ये तब की बात है, सितंबर की बात है 2019 की ना, अभी तो बहुत पुरानी बात। मैसेज देखा कि उनकी मैसेजेस में ऐसे थे कि ये डॉक्यूमेंट ढूंढ लो, ये डॉक्यूमेंट रखो, वो मत रखो, है ना, इसकी जरूरी है, इसमें और इसमें उसमें नाम अगर अलग है तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो यही सब चल रहा था। तो मैंने और उन्होंने बोला कि मेरा जो दादाजी है या तो कुछ तो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में लड़े थे, और अगर वो कागज मिल जाता तो हमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको कि यार वो मिल जाता ना तो जला देना, क्योंकि तुम तो दिखा पाओगे, ऐसे थोड़ी नहीं कि सब दिखा पाएंगे। तो उसने मुझे एक जवाब बहुत, मैं बोला कि देखो मुझे बोला तुम हिंदू हो, ठीक है, तुम्हें कागज नहीं भी है ना तो भी चलेगा, मेरा ऐसा नहीं है, तो मुझे फालतू की एडवाइस मत दो, स्ट्रांग, बहुत वेरी 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 ऑनेस्ट, ऐसे ही बोलो कि ऐसे नहीं मत बोलो कि जला, ये सब बोलने में अच्छा लगता है कि फेंक दो, ये कर दो, पर तुम्हारे लिए तुम तो टेंशन में, तुमको पता भी नहीं ऐसे कुछ चल रहा है, ये मुंबई में रह रहा है ये, ठीक है, ना कोई बॉर्डर पे ना कोई। फिर मैंने वहां से छोड़ा, फिर मैं छोड़ के फिर सारे लखनऊ आया, सब जगह गया, और ये बोला कि जो एनआरसी का जो कंसेप्ट है ये नहीं हम करने दे सकते। एक तो 2 बात थी, एक रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप जो सीए पर कानून दिसंबर तक जहां तक हम जा रहे थे, इधर सब उससे पहले आए थे, बिहार सब जगह गए, 80 से ऊपर जिला ट्रैवल किया, गया, बात रखा अपना कि क्यों नहीं, तो सवाल ऐसे पूछते थे कि घुसपैठिया है कौन, ऐसे पूछ के सवाल होता था, और लोग बोलते थे घुसपैठिया को बाहर निकालना चाहिए, तो लोग हमेशा बोलते थे कि हाँ। फिर मैं पूछता था कि घुसपैठिया है कौन, तो कागज पे आता था, फिर कागज पे आता था, तो पूछते थे कि जिसके पास कागज नहीं है क्या वो घुसपैठिया, उनको बाहर निकालना चाहिए, तो पूछते थे कौन सी कागज, तो बोलते थे कि नहीं आधार कार्ड, नहीं आधार कार्ड नहीं मान रहे, उन्होंने बोला कि आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी नहीं मानेंगे, पासपोर्ट भी बोला है कि नहीं है, तो फिर लगता था फिर कौन सी कागज है। तो उस वक्त तो 1970 का डेट ऑफ बर्थ की चल रहा था, अभी शायद वो रिव्यू करेंगे बहुत सारी बातें, उस वक्त ये चल रहा, तब सभी को लगने लग गया ये जो है ना, क्योंकि सरकार ने भी पूरा सोचा नहीं था उस वक्त, जो दे दिया कि हम पार्लियामेंट में बोल दिया हम एनआरसी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे होगा, उसी कारण से और भी पैनिक हुआ, बहुत ज्यादा पैनिक। और उसके बाद उन्होंने जैसे क्रोनोलॉजी समझाया कि हमने पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद देखिए कुछ लोग को बचा लेंगे, कुछ लोग को नहीं बचाएंगे, सरकार नहीं समझाया जनता को। इसके कारण जो है कई सारे लोग बिहार के कई जगहों पे घर तो आधा बना के छोड़ दिए थे कि पहले पता तो करें कि क्योंकि हमारे ऊपर क्या एक्शन होने वाला है। और आसाम में जो हुआ, हिंदू मुसलमान तो बहुत बात की बात है, इसमें जो परेशान होंगे वो जो है, जो जिनके पास कागज की जिस तरीके से, जो अमीर है, जो कनेक्टेड है, जो एक्चुअली घुसपैठिया है, वो तो कागज सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है, वो जो नॉर्मल इंसान है वो तो इसके बारे में इतना सोचता नहीं है, तो परेशान तो सभी होंगे। कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा पर परेशान जो है सभी होंगे। तो मैं ये बोलता था कि जैसे काला धन मिटाना चाहिए, पूछा, आपने हाँ कहा और नोटबंदी रहा, तो काला धन, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं कि काला धन होता क्या है और कैसे वापस आएगा। इलीगली एक्वायर्ड मनी है जो कि मान लिया करप्शन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब करके हमने कर लिया। दूसरा जो है अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, जो ऑटो रिक्शा चला के पैसा ले रहे हैं, वो भी ब्लैक मनी है। कौन सा टैक्स गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी में तो ब्लैक मनी है, जितनी महिलाओं ने छिपा के रखा है सब ब्लैक मनी। जब उन्होंने नोटबंदी की बात आई तो परेशान कौन हुए? जिनके पास पैसे रखे हुए थे वही हुए, बाकी तो निकल के आ गए। तो ये जो सवाल जो है हाँ या ना में जवाब देने का, मेरा बात यही रहता था, वो उसमें मत जाइए। एक नागरिक होने के नाते आप सरकार की सवालों का जवाब देने की आपकी कोई वो नहीं है। आप सरकार से सवाल पूछिए, क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए कि क्या करना चाहते हो, पहले से बता दीजिए।
मान लीजिए यूसीसी की सवाल कोई भी है, बिल्कुल यही clarity पूछना करें। है कि ये क्या, एक बार बता तो दीजिए कि अब करने क्या वाला है, कैसे implement उसके करेंगे, बाद क्या हम क्या? हाँ या ना में बोलेंगे ना। आप ये एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ या ना कर दो तो कोई बेवकूफी की बात होगी। बस यही बात करता रहा, फिर काफी लंबा टाइम तक उस पे चला। फिर 2020 में जब गलवान वैली का वो हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इवेंट है, क्योंकि कोविड आ गया था तो चाइना ने अटैक किया। तो मेरे को ये लगा कि चाइना ने क्यों अटैक किया, उसकी तलाश की जाए, समझा जाए। तो मैंने मैंड्रिन सीखा। तो बैठ के मैंड्रिन सीखा 4 महीने बैठ के खुद, मतलब यूपीएससी की तैयारी जैसे। और फिर उधर की रिपोर्ट्स देखने शुरू की, उधर की रिपोर्ट्स देखने लगे। वो क्या कह रहे काफी हैं? सारे रिपोर्ट्स थे कि वो कई सारे डिसीजन जो है वो पहले से ही लिख रहे थे कि हमारी बॉर्डर पोस्टरिंग चेंज होगा, ऐसे एनालिसिस चल रहा था। फिर उसका एक प्रोडक्ट बना। वो जब इसके बारे में पढ़ा, उसके मैं एक इंजीनियर था तो उसके ऊपर काम किया, तो एक फ्लिंफो व्हाट चाइना रीड्स करके एक पहले प्रोडक्ट बना। उसके बाद फ्लिंफो करके प्रोडक्ट बना, सरकार भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसको। तो वो एक प्रोडक्ट बना जो कि उस क्यूरियोसिटी के से निकल के आया। तो वो एक साइड से उसका चल रहा है अभी, एक आईटी टेक स्टार्टअप बहुत छोटी सी है। और बाकी जो है ट्रैवल करना बंद ही कर दिया था, अभी कुछ ट्रैवल वापस शुरू कर रहा हूँ। शुरू किया है। तो ये हम बात करें, लंबी जवाब होगी। करण साहब की जो बातचीत है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसाइटफुल जब हम एक सिटीजन के तौर पर या एक ऑफिस विजिटर के तौर पर कोई काम करते हैं तो अमूमन ऐसी चुनौतियां हर एक के सामने पेश आती हैं। कुछ लोग समझौता करके उस यात्रा में जाते हैं जहां दिल गंवारा नहीं करता या नॉर्म्स भी गंवारा नहीं करते, लेकिन करते रहते हैं, ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन कुछ लोग सैद्धांतिक तौर पर और बुनियादी जो उसूल हैं उनके साथ काम करते हैं, संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहते हुए वहाँ चुनौतियाँ आती हैं और आपको उसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि देश में अलग अलग राय हो सकती है सबकी, जो आपके श्रोता हैं उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसे ही बहुत से डिसएग्रीमेंट, बहुत से तार्किक प्रश्न उठाने के लिए डॉक्टर संदीप पांडे जी जाने जाते हैं। और आपने न जाने कितने धरने दिए, आपने धरनों के भी तरीके निकाले कि अगर आप सड़क पे जाके धरना नहीं दे रहे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के धरना दे सकते हैं। आपने ये भी एक प्रयोग किया और आपने चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, या सिटीजन्स के बीच में बात को ले जाने के लिए हर तरह के यात्राएं की और अपने जीवन के अनुभवों को जीने का काम भी निरंतर कर रहे हैं। संदीप जी, आपकी जो जर्नी है उसमें आपको क्या समझ में आया, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो सब तो संवैधानिक दायरे में है, तार्किक है, और लगता है कि देश में लोगों को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है या कहीं नाराजगी क्यों आ जाती है, या आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि करण भाई ने बहुत अच्छी तरह से वो बात रख दी है कि लोकतंत्र का जो पूरा अभियान है वो प्रजा को नागरिक बनाने का प्रयास। जब जयप्रकाश नारायण से किसी ने पूछा कि भाई आप को तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बना सकते थे, नेहरू के बाद सबसे काबिल आदमी आप समझे जाते हैं देश के लिए। जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उनसे कहा गया कि भाई आप प्रधानमंत्री नहीं बने तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत अनोखी मिसाल है, भारत का एक ऐसा राजनेता जो जिसने कभी कोई पद ग्रहण नहीं किया। और उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों आप करते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं पद पे बैठ जाऊंगा तो गांधी का अधूरा काम कौन करेगा। तो पूछा गया कि गांधी का अधूरा काम क्या है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि देश के हर एक इंसान को नागरिक बनाना, यानी उसको नागरिक अधिकारों का बोध हो। और करण भाई ने ये भी बता दिया कि उनके इस्तीफा देने के पीछे एक वजह ये थी कि उनको ये लगा कि जो नागरिक बनाने का काम चल रहा था, जिसमें पिछली सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, उसमें से एक का जिक्र उन्होंने किया सूचना के अधिकार। इस तरह के कई सारे कानून जैसे वन अधिकार अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक कानून है, सीवर में घुस के साफ करने वालों के लिए एक कानून है। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जो नागरिकों को के अधिकार को मजबूत कर रहे थे। लेकिन इस सरकार में पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया उल्टी हो गई और उन्होंने एकदम ठीक उसको पहचाना है कि नागरिक के बजाय अब वो लाभार्थी बना रहे हैं कि आप फ्री राशन ले लीजिए, आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, लेकिन अपने अधिकार की बात ना कीजिए। जैसे पिछली सरकारों में यहाँ लखनऊ के अंदर हम लोग हजरतगंज पे गांधी प्रतिमा पे धरना देते थे, आज की तारीख में हम नहीं दे सकते। क्यों? वहाँ पुलिस लगी रहती, वो कहते हैं धारा 144 से आप यहाँ धरना कर ही नहीं सकते। तो धारा 144 हमेशा तो लागू नहीं? नहीं, वो हमेशा के लिए लगा दी, हमेशा के लगा दी।
तो वो वहाँ पे आप धरना दे नहीं सकते। वहाँ अखिलेश की सरकार में मैंने 10 दिन का अनशन किया। बहुत से धरने होते थे। वो सुधीर अग्रवाल साहब का फैसला था हाई कोर्ट का कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। तो दिन रात मैं वहाँ रहता था, लेकिन आज की तारीख में मैं वहाँ 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकता, तुरंत पुलिस आ जाएगी। तो ये जो नागरिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, इस पे आपकी हमारी बातचीत तो होती रहती है। आज मैं कन्नन जी यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहूँगा जी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अब लोकतंत्र की जगह अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था बन रही है उसको नाम दिया जा रहा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। यानी चुनाव तो हो रहे हैं जैसे नॉर्थ कोरिया में होते हैं, रूस में भी अभी चुनाव लेकिन कोई ऑपोजिशन ही नहीं, कोई नहीं है। चाइना में तो खैर एक ही पार्टी, वो तो डिक्लेयर हो गए, दूसरी पार्टी संभावना समाप्त हो गई। लेकिन बहुत सारे देशों में जिसमें नॉर्थ कोरिया है, रूस है, टर्की है, चुनाव हो रहे हैं लेकिन वहां पे कोई परिणाम पहले से तय, परिणाम पहले से तय है और कोई विपक्ष नहीं है या विपक्ष इतना कमजोर है कि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो लोग कह रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, एक आपके देश में डेमोक्रेसी कितनी है उसका एक इंडेक्स है, रिलीजियस फ्रीडम का एक इंडेक्स है। अभी आज की खबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको लगातार दूसरे साल एक्रेडिशन नहीं दिया है। अच्छा, इंटरनेशनल। तो यानी वो मान रहे हैं कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति भी बहुत खराब है। इन सारे मानकों पे हम नीचे गिर रहे हैं। तो मैं कन्नन भाई से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में अब डेमोक्रेसी के बजाय अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये चुनावी तानाशाही आ गई? क्योंकि आप बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के कारण नहीं, शायद मुझे जो लगता है मैं वही बोल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यस अथॉरिटेरियनिज्म का जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म, या ये दो चीजें हैं इसमें। थोड़ा डिफरेंस कर लें। मेजॉरिटेरियनिज्म एक अथॉरिटेरियनिज्म, इसका जो है इंक्रीज जरूर है, ठीक है, पर हमें ये समझना है कि डेमोक्रेसी कभी भी आसान प्रोजेक्ट नहीं रहा है, कभी नहीं रहा। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र एक नागरिक के ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन, इतना बोझ डालता है कि वो तो अपना काम करे, अपना परिवार का खाना व्यवस्था सारा करे और उसके बाद देश में क्या चल रहा है उसके बारे में रखे, सही जानकारी रखे, तार्किक रूप से उसके बारे में सोचे, उसके बाद सवाल उठाए, उसके बाद वो सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते सही इंसान को चुने। इसमें से कोई भी एक काम जो है बस उतना ही पूरा जिंदगी निकल जाएगा, इसमें से एक भी काम। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने। एक लोकतंत्र जो है एक आम नागरिक के ऊपर, इसलिए हम आसान नहीं बनाए, हमने कभी भी ये प्रोसेस को आसान नहीं बनाया एक नागरिक बनने का, अभी भी मुश्किल है। तो लोग जो है इमीडिएट नीड्स कि मेरा कैसे परिवार चल सकता है उस पे ज्यादा जाता है। तो लोकतंत्र हम अब देखेंगे कि हिस्ट्री देखेंगे, हमेशा स्टेबल जो है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो ऑटोक्रेसी ही सही है, गलत है मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल राजा ही रहा है ना। कभी कभी बीच में प्रजातंत्र का ट्राई हुआ है इधर उधर, पर वो तुरंत खत्म हुआ है क्योंकि वो एफर्ट ज्यादा लगता है, मुश्किल है, वो प्रोजेक्ट मुश्किल है। और हमने जो एफर्ट डालना है अपने नागरिक पे कि इसको आसान करने के लिए, सवाल उठाने की, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस हुआ है। और दूसरी बात जो है, मैं समझता हूँ 2 प्रोसेस हो रहे हैं बीच में। एक जो है एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में एक रीनेगोशिएशन हो रहा है रिलीजियस में, कि जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं अभी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, जैसे पहले था ऐसा नहीं था, ऐसे कोई वो मेजॉरिटेरियनिज्म रस्सा कसी इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है जो स्टेट का, स्टेट और सिटीजन के बीच में भी ऐसे ही चल रहा है। स्टेट बोल रहा है कि जो पहले तुम थोड़ा सवाल पूछने लग गए थे, थोड़ा कंट्रोल करो, है ना, अपने उसमें रहो। ये दोनों कहीं लगता है कि एक साथ चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही फिनोमेना है, ये अलग फिनोमेना है। मैं जैसे समझता हूँ कि बुलडोजर से घर गिराने की बात है,
बुलडोजर से आप घर गिराते हैं तो कोई मुसलमान के घर नहीं गिराते, आप एक भारत के नागरिक का घर गिराते हैं, अपने ही देश के, जिनको घर बना के या फिर अच्छा और उनका जो करने का हमारी जो वो था, हमारे कर्तव्य था उनका जिंदगी और सुधार करने का, वहां पे हम उनके घर गिराने की बात कर रहे हैं। वो नहीं मैटर करता कि किसका घर आप गिरा रहे हैं, वो ठीक है, वो क्योंकि वो एक पार्ट उसका जो है स्टेट और सिटीजन के बीच के रिलेशनशिप का है, एक पार्ट जो है वो मेजोरिटी माइनॉरिटी का था, वो दोनों एक साथ आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाता है। पर ये प्रोसेस हर जगह चल रहा है। ये जो डेमोक्रेसी के थ्रू जो निकल के आता है, स्ट्रॉन्ग लीडर की जो एक इच्छा कि हम सबको, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है ना इतना क्षमता है कि सारे चीज़ों के बारे में जाने और सही पार्टिसिपेटरी प्रोसेस में वो हो, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक शक्त आदमी चाहिए, वो जो है जो ठीक समझे करे, हम जो है आंख बंद करके उनको सपोर्ट करें। वो आसान है, बहुत आसान है, घर पे भी हम करते हैं, क्योंकि हम अपने पोस्ट लेने से पूछते हैं कि आप बता दो ना, जो पोस्ट बोलेंगे हम ले लेंगे। 4 पोस्ट के बारे में पढ़ के डिसाइड करना कितना मुश्किल, प्रोसेस लंबा है, इतना लंबा है। तो इसमें क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी जो है छोड़ देते देश के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम किसी और के ऊपर छोड़ के फिर हम आंख बंद करके उनको सपोर्ट करने में लग जाता है। वो फेस मैं समझता हूँ कि हर डेमोक्रेसी में थोड़ा फेस में वो आता है, थोड़ा टाइम के बाद थक जाता है और लगता है कि इससे बेटर है कोई संभाले सब। फिर वो 5 साल के बाद ना वो लगने लग जाता है कि ये संभाल नहीं रहा है, ये कुछ और ही हो रहा है। इस प्रोसेस में हम कोर्स करेक्शन ही नहीं हो पाएगा, ये रियलाइजेशन जनता में आता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग। तो हो सकता है ट्रांसिशनरी जो है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा हो, पर हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तो नहीं है। लोकतंत्र तो मैं मानता हूं कि आज भी है, इंस्टीट्यूशंस कुछ वीक हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस वीक हुए हैं क्योंकि कई सारे रीजंस हैं, पर वो ट्रांसिशनरी है, मैं ऐसे मानता हूँ। मैं हताशा मतलब निराशा या फिर ऐसे वो नहीं है, वो जस्ट इतनी सी बात है कि एक दिन लगे कि एक बहुत सिंपल से एक एग्जांपल है, एक स्टेट का इलेक्शन था और मुझे वहाँ का ही जो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल आपने बोला था कि राज्यसभा भेजेंगे, ऐसे करके कुछ बुलाया, तो मैंने एग्री नहीं किया, आ गया। पर मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा था, आपको इनके बारे में क्या राय है? तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए भगवान है। तो मैंने उनसे पूछा कि तो इस बार भी उन्हीं को वोट देंगे? तो एक स्टेट प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पर भगवान को भी 2 बार से ज्यादा नहीं चुन सकते। वो हमारे लिए जी देखिए, वो जो है ना, वो एम्पावर्ड सिटीजनशिप, उनको पता है कि कब तक जो है वो आंख बंद करके भरोसा करना है, कब जो है सवाल पूछना है और उनको खड़े करके पूछना है कि आपने किया क्या बताइए, ये बंद। तो अभी भी है। ये वो एक, जब तक वो जो आजादी का जो सवाल उठाने की आदत हम मरने नहीं देते तब तक जिंदा रहेगा, तब तक जो है मुझे लगता है वो जिंदा रहेगा। जब सवाल पूछना, जैसे आप जैसे लोग सवाल पूछते रहेंगे जब तक, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। करण साहब, एक सवाल और आता है, क्योंकि ये 5 साल का जो वक्फा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस ड्यूरेशन में आपने बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, आपके साथी कलीग्स होंगे, अलग अलग बैच के गए होंगे, उन्होंने आपके साथ कंसर्न भी दिखाया होगा, कम्युनिकेट भी किया होगा, और आपके साथ ये जो कम्युनिकेशन हुआ है उसमें जो एक्चुअल आप करना चाहते हैं उसमें बहुत से लोग एग्री भी किए होंगे, कुछ कर पाए होंगे या कुछ थोड़ा थोड़ा कर पा रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि उस चीज़ को जिसको आपने राइट माना, जिसको आपने किया, जिसमें बेटर रिजल्ट भी आए, और आपको लगता है कि वो और मास मोबिलाइजेशन में जाना चाहिए और देश में उसको अडॉप्ट होना चाहिए, बाकी लोग कितने सहमत हैं और उनका से क्या है? नहीं देखिए, कई सारे लोग मुझसे सहमत नहीं है, वो और अच्छे इरादे के साथ हैं, कोई वो नेगेटिवनेस नहीं है, हाँ, लॉजिक है उनके पास। उनका ये कहना है कि जब तक आप इसमें है तब तक आप कुछ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करें ताकि आप 8 चीज की कर सकते हैं ना, 8 चीजों में आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये कहना कि आप तो, और मुझसे तो ये बोलते थे कि तुम तो 100 चीज कर रहे थे और तुमने एक चीज के लिए छोड़ा, मतलब वो थोड़ा बैलेंस करना चाहिए था, वो तुम्हें सोचना चाहिए था कि, तो इसलिए सहमत नहीं। कुछ लोग जो है बिल्कुल सहमत है, पर वो बोलते हैं कि हमारी, खुल के बोलते हैं कि हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। देखिए क्या है, एक करियर का कहीं भी पहुंचना एक चढ़ाव, पहाड़ चढ़ना जैसा है। पहाड़ चढ़ के दूसरा अगर पहाड़ चढ़ना है तो ये उतरना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं, उतरना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि हाँ, सीधे जंप नहीं कर सकते, एक जैसे लगा कि नहीं पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकते हैं, फॉल आएगा, ये उतार जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात करूं,
क्योंकि गाड़ी होता था और बाहर निकलते थे तो सब हमेशा facilities- गार्ड होते थे ना दरवाजा हाँ। बंद करने के लिए। तो मैं जब सर्विस छोड़ दिया और वाइफ चलाती थी, मैं चलाता था और मैं लेके जाता था और दरवाजा खोलता था और मैं चला जाता था, दरवाजा खोल के खुला रखा गाड़ी- हुआ है क्योंकि आदत थी पहले। तो वाइफ को अंदर से बोलते, अरे वो बंद कर, कौन बंद कर के चले गए। वो ट्रेनिंग एक हैबिट पड़ गई। देखिए इतना छोटा टाइम में आपकी बहुत सारी चीजें आदत में बदल जाती है। बहुत छोटी सी बात है, ये आदत डिटॉक्सिफिकेशन उसका जो है ना वो बहुत मुश्किल है। स्मॉल थिंग्स बहुत, मुझे नहीं लगता था, मैं कॉन्शियसली कभी नहीं सोचता था कि ये मेरा आदत में था और आपको स्वभाव भी नहीं था, स्वभाव लेकिन आ गया आ गया ना बिल्कुल क्योंकि वो सिस्टम ने बना दिया था। और बहुत सारे ऐसे बातें जो आपको देख के पहले सैल्यूट करता था। मुझे यूपी में ही 3 बार डिटेन हुआ मैं। डिटेन हुए? हाँ, मुझे यूपी आना मना था। अच्छा, मतलब वो कह रहे अभी छूट मिल गई। नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई, मतलब आप समझ गए। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली भी ना परमानेंट दुश्मनी नहीं है, लोग समझदार है कि ठीक है वो डिसएग्री करते हैं कि उसको 2 दिन के लिए रखना होगा, उसका वो पूरा विपक्ष है, वो डिसएग्रीमेंट ही तो है। लोकतंत्र में पूरा विपक्ष डिसएग्रीमेंट है। उसमें मुझे नहीं लगता, पर ठीक है मैं बोला डिटेन होता था। तो जो आपको मुझे याद है आगरा में जब डिटेन हुआ था तो डिटेन किए पूरा एकदम, मेरा ओला आउट स्टेशन में आ रहा था मैं और पीछे से टेल हो रहा था, ग्वालियर से एक स्पीच देके आ रहा था। और आगरा में ऐसे 50 ब्लैक कमांडो बंदूक लेके आगे खड़े हो गए और गाड़ी के सामने आ गए तो उन देखने लग गया कि मैं ही हूँ क्या, मतलब मुझे अंदर नहीं आने देना था। तो उसे देखने लगे और ओला जो ड्राइवर था बेचारा, उसको लगा मैं कोई टेररिस्ट हूँ। वो दरवाजा खोला और भाग गया वहाँ से, भागा वो वहाँ से और टेंशन में था वो बेचारा। उसके बाद फिर लोग पूछे कि मैं ही हूँ, मैं बोला हाँ मैं ही हूँ, मुझे पता है आपका, क्योंकि मुझे फोन करके बोला था कि आप नहीं आओगे। मैंने बोला, मेरा जूनियर ही था उसने फोन करके बोला था कि नहीं आओगे। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो आप नहीं आओगे, तुम्हें डिटेन करने का अधिकार है, तुम करो, तो अपना काम करो, अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मुझे आना है मैं आऊंगा, आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे आना नहीं है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, डिटेन कर लिया। और उन्होंने बोला कि मुझे याद है जो डीवाईएसपी था, उन्होंने बोला कि आप सर इधर बैठिए हमारे गाड़ी में। तो मैंने बोला यार देखो मैंने कुछ गलत किया, मैं अपनी बात रखने, मैंने कभी भी कुछ गलत बात बोली तो एक नागरिक होने का अधिकार नहीं दे सकते, तो एक अफसर होने का इज्जत भी मत दो। आप मेरा नागरिक होने का अधिकार छीन रहे हो पहले, पर वो इज्जत से छीन रहे हो। पूरी इज्जत देख के मैं अपनी बात नहीं रख सकता, पर वो आपको सर बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे याद है वो जो प्रोसेस भी था वो कहीं जो है वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। वहां से जो हाई से आप कहीं उसके आसपास इर्द गिर्द ही कहीं रहना चाहेंगे। तो मुझे याद है पहला जब रिजाइन किया था तभी एक सीनियर ऑफिसर दिल्ली से फोन किया था, बहुत सीनियर ऑफिसर, उन्होंने कन्विंस करने के लिए बोल किया था कि कनन मत करो, ठीक है गलत कर रहे हो। पूरी बात होने के बाद उन्होंने बोला था कि देखो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ पर आई कैन नॉट से दिस, तुम्हारे में है तो तुम करो। वो एक दो तरीके। तीसरा जो है मेरा जो आइडिया से ही सहमत नहीं है, उनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है। वो कम लोग हैं मैं समाज में जो ऐसे बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, पर सभी जो है कोई भी ये नहीं मानता कि मेरा जो इरादा गलत है या मेरी आज भी इसलिए जो है सपोर्ट है, मतलब बात होती है इंटेंट ठीक है, इंटेंट वो सबसे ज्यादा तो वो इंटेंशन आपकी मायने रखते हैं। और ठीक है आप सही करते हैं गलत करते हैं वो तो राय 10 साल 20 साल 50 साल बाद पता चलेगा कि कौन सही था कौन गलत था। और वैसे पूरी दुनिया में जिन्होंने देश और समाज को एक दिशा देने की कोशिश की वो कभी बड़े प्रेम से नहीं स्वीकार किए गए। उन सब के साथ किसी भी सोसाइटी में उनका पुरजोर विरोध हुआ, बल्कि उनको पागल तक करार दिया गया, बहुत जगहों पर उनको जेल के अंदर भी डाला गया और उनकी जितनी प्रताड़ना हो सकती थी, जितने प्रकार से हो सकती थी वो हमेशा की गई। फांसी भी चढ़ाई गई, बिल्कुल। मतलब ये सत्य है। ईसा मसीह से लेके और जी और भगत सिंह जितने भगवान रहे उनके साथ भी वही हुआ कि मतलब कोई अच्छी जो नीति या सदाचार की बातों को सरलता से कोई समाज इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करता और स्वीकार करने में समय लगता है। और जब स्वीकार करते हैं तो बाद में व्यक्ति के न रहने पर उस पर अच्छी किताबें लिखी जाती हैं, शोध होते हैं, उसकी मूर्तियां भी लगाई जाती हैं। भले ही वो न चाहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा विरोध किया, भगवान बुद्ध ने विरोध किया, लेकिन उनकी मूर्तियां आज पूजी जा रही हैं। अम्बेडकर साहब की मूर्तियों पर तो बड़ा राजनीति हुई जबकि वो विरोधी थे इसके। लेकिन फिर भी अब अगर हम आज आपसे ये जानना चाहें कि अभी पूरे संभावना क्या दिखती है
उस बात की, जिस इनिशिएटिव को, जो लॉ आपने जलाने की कोशिश की, बहुत से लोग जलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, जो साथ हैं उसमें भी बहुत से लोग उस तरीके से सहमत नहीं होंगे, जो विरोध में हैं शायद वो भी एक अच्छे तरीके के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है कि हम इनिशिएट नहीं कर पाते, हम अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, या हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कई बार गलत नोटेशन हो जाता है। तो इस देश में सबको ये राइट है, हमारे देश में अगर देखें तो इंस्टीट्यूशंस में सारे इज्म पढ़ाए जाते हैं, यानी एक सिटीजन जो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े, वो कम्युनिज्म भी पढ़ेगा, वो समाजवाद भी पढ़ेगा, गांधीवादी विचारधारा भी पढ़ेगा, दुनिया की और भी विचारधाराएं पढ़ेगा। इसलिए पढ़ेगा कि वो हो सकता है कोई नया थॉट या नई दिशा देश को दे सके आने वाले समय में, और लोगों ने दिया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव हो सकता है और उसमें लोग मिलकर देश को और बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं? देखो, मैं बहुत अनुभव के आधार पर ऑप्टिमिस्ट हूँ, एटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ, चाहे अपने आप को लेकर हो या देश को लेकर या समाज को लेकर, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बीच में कहीं हमें हमारे अंदर देखने की जरूरत है। हम कहीं पे हम दुनिया को हम कुछ है ये दिखाने का उसमें चले गए, ज्यादातर लोग ज्यादा उसमें शो ऑफ, उसमें अगर जाने के कारण क्या होता है, खोखला हो जाते हैं। तो हमें अगर, जैसे मैं मानूं कि हमारे अगर स्कूलों में, हर एक स्कूल में अगर अच्छे गुरु होते हैं तो हम अपने आप विश्व गुरु बन जाएंगे। बिल्कुल, हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक सिंपल, मैं खुद से सोचता कि मेरा क्या है थॉट प्रोसेस, अगर मुझे एक मुद्दा है तो क्या है, मुझे समझ में आया कि मेरा मुद्दा सारे इंटरनल है। वो जो है कि अगर भारत में हर नागरिक को अपना जगह मिल जाए तो भारत की दुनिया में अपनी जगह अपने आप मिल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो हम अपने अगर उनके लिए करें, उनके जगह अपनी जगह पे देने के लिए अगर मेहनत करें, तरक्की तो पक्की है, प्रगति भी पक्की है, देश का भी, समाज का भी और व्यक्ति का भी। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। आपका एक चलते चलते एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, हालांकि हमने आपको शामिल किया, बहुत सी बातें और हो सकती थी, लेकिन चूंकि हम लोगों ने फोकस किया है कनन जी की बात, आज हमारे मेहमान हैं और उनकी एक यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, एक प्रायोगिक यात्रा है, और प्रयोग में दोनों पक्ष मिलते हैं। कई बार 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 हम स्लाइसेस काटते हैं लेकिन एग्जैक्ट स्लाइस नहीं आती, परिणाम नहीं मिलते, लेकिन देश में कोई भी बच्चा ये काम करना छोड़ता नहीं है, और उसी में कोई बड़े सुनाम धन्य ऐसे वैज्ञानिक भी निकलते हैं जो नए सिद्धांत देते हैं। आपका इस पूरे प्रोसेस में आपकी पॉजिटिव सोच क्या है, और आप क्या सोचते हैं कि देश में दिशा देने की संभावनाएं कितनी हैं और वो दिशा कैसी होगी? देखिए, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि कुल मिला के तो हमारी दिशा सकारात्मक है, और कनन भाई की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो कैसी है, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। आप देखिए, 7 महीने से ऊपर हो गए हैं, इजराइल ने गजा पे हमला किया और लगातार वहाँ 35,000 लोग मर चुके हैं, जबकि हमास ने जो हमला किया था 7 अक्टूबर, उसमें कोई 1,500 लोग मरे थे, लेकिन उसको बताया जाता है आतंकवादी संगठन, जबकि वो चुनाव जीत के उसने सरकार बनाई। और अमेरिका के दबाव में दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो सब इजराइल के साथ खड़े हैं, और वो उनका एकमात्र उद्देश्य है हमास को खत्म करना, और उस प्रक्रिया में 35,000 लोग मर गए। हमारे जैसे कुछ लोगों ने जरूर आवाज उठाई, लेकिन आम तौर पे जिस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी इसके खिलाफ, इजराइल के हमले के खिलाफ, वो नहीं हुई। लेकिन अब देखिए, 7 महीने के बाद इस समय अमेरिका का शायद ही कोई विश्वविद्यालय बचा हो जहाँ पे इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, चूंकि अमेरिका अभी भी इजराइल को हथियार बेच रहा है, अब वहाँ पे आवाज़ उठी है और उसका दमन किया जा रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क की पुलिस ने जाके वहाँ छात्रों को गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट की। ये और भी जगहों पे हुआ है, लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, वहाँ के तो कॉन्वोकेशन में वहाँ की चांसलर ने कह दिया कि जो गजा में हो रहा है वो गलत है, इस तरह से महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है। तो अगर आपको सही शिक्षा मिलेगी तो अंततः आपको सही बात के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश में हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये तो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको
ऐसी शिक्षा मिल गई कि हम अपने दिमाग से कुछ सोच सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। लेकिन जिस देश के अंदर एक सामान्य बच्चा अपनी शिक्षा भी ना पूरी कर पाए, आधे से ज़्यादा बच्चे आंकड़े के रूप में आपको बता दें कक्षा 8 के पहले विद्यालय की व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 10 से 12% मात्र पहुंचते हैं महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पे। और एक बड़ा खेल इस देश में ये है कि नकल करके फर्जी तरीके से लोग एक उपतंत्र बन गया है। इम्तिहान पास कर लेते हैं, डिग्रियां मिल जाती हैं। तो इस तरह की शिक्षा से आप विश्व गुरु तो नहीं बन सकते। आप भले ही लोग कह रहे हैं कि भारत तब विकसित देश बनने वाला है। मैं पूछता हूं कि जिस देश में आप खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है मुफ्त अनाज दे रहे हैं, जिस देश में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति पे कब्जा हो और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 6.4% संपत्ति हो, इतनी विषमता हो, विश्व गुरु कैसे बनेगा वो? एक तो हम अगर अपनी शिक्षा को नहीं ठीक करेंगे, हम लोगों के स्वास्थ्य को नहीं ठीक करेंगे, भारत में आधे बच्चे कुपोषण का शिकार, हम अगर अपने लोगों को सही से रोजगार नहीं देंगे, हम अगर अमीरी गरीबी के अंतर को कम नहीं करेंगे, जिसको लेके बहुत इस जो समय चुनाव चल रहा है उसमें बहुत चर्चा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबकी संपत्ति जब्त करके उसको फिर से बांट देगी, उसका पुनर्वितरण करेगी। तो अगर आप विषमता कम नहीं करेंगे तो हम विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते। और शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, जैसा कन्नन भाई ने कहा, शिक्षा से। बहुत महत्वपूर्ण बात और आपकी बेबाक बात और साफ गोई से समझा कर रखी गई बात, जिसके माध्यम से आम लोग समझ सकें। और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पत्रकार की हैसियत से हमने ज़रूर देखा कि हर सच में कुछ झूठ छिपे होते हैं और हर झूठ में भी कुछ सच छिपे होते हैं। हमारी इस ज़हनियत तौर पर ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम हर उस सच को निकाल सकें झूठ से, और हर सच से उस झूठ को भी देखकर निकाल सकें और फिल्टर करके हम उसको रखें जो ज़रूरी है। और यही एक नागरिक की उपलब्धि होगी। और अगर नागरिक सशक्त है तो कोई भी लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो जनता के हित और देश के हित सदा सुरक्षित रहेंगे। और इस दिशा में हम आगे बढ़ें और इसमें अपनी भूमिका भी तलाशते रहें, और उन तलाश के साथ अपनी जो आवाम है उसके साथ मजबूत विचारों को समाज में रखें, ताकि समाज एक सशक्त हथियार के तौर पर खड़ा रहे हमेशा अपने हक और हुकूक के लिए। तो आज इस बेबाक बातचीत को सुनने के लिए और इतनी धीरे से सुनने के लिए, क्योंकि लंबी बातचीत है तो इसमें जितनी बातें भी हैं ये महत्वपूर्ण हैं, आपके काम की हैं। तो आपका फीडबैक और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए, ताकि और लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। और अगर बात सही है, आपका कोई फीडबैक, आपका भी मत है, तो उसका भी स्वागत है। आप ज़रूर अपना फीडबैक में ज़रूर मेंशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन साहब आपका, और आपका आप इतनी दूर से हमारे पास बीच आए हैं। पुणे में आजकल आप ज़्यादातर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी फीडबैक दें। नमस्कार, धन्यवाद।